नमस्कार बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है 17 फेब से जो है आपका स्टार्ट हो रहा है और ज़्यादा टाइम हमारे पास अब नहीं रहा। तो इसी बीच में जो है आपके लिए मनी एंड क्रेडिट जो है इकोनॉमिक्स, वो आपका एमसीक्यू उसका लेकर आया हूं। और बहुत जल्द आप 10 दिन वेट करो। 10 दिन के बाद जो है आपका 2023 से लेकर 2025 तक जो पेपर्स पूछे गए हैं, मैं उन सारे पेपर्स को आपके बीच लेकर आऊंगा और एक एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर्स बतलाया जाएगा, उसमें डिस्कशन किए जाएंगे। यहाँ तक कि जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी बेटा आपके लिए जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और 10 दिन आप मेरे को 10 दिन टाइम दे दो और 10 दिन के बाद हम लोग फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जैक्टली बोर्ड में पूछा गया है उसके साथ मैं लेकर आ रहा हूं। और चलिए आज के सेशन में जो है हम लोग मनी एंड क्रेडिट का जो है उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग इस सेशन में करेंगे, है ना। इसका लगभग 3 से 4 पार्ट किया जाएगा और आपको अगर सारे वीडियोस आप देख लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से करने को मिल जाएगा। जो बोर्ड में पेपर्स पूछे जाएंगे वो इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ये आप जो है कंफर्म रहो, है ना। अब बस पेपर को सही ढंग से पढ़ना है। हो सकता है कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका लैंग्वेज चेंज कर दे, है ना। एक दो वर्ड जो है आपको भी आज के इस सेशन में जो है करवाया जाएगा, तो हो सकता है कि हल्का लैंग्वेज जो है डिफर कर सकता है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को, सारे वीडियोस को देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डबल कोइंसिडेंस का जो है मीनिंग पूछा जा रहा है ना। डबल कोइंसिडेंस का क्या पूछा जा रहा है, मीन्स पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो है मतलब क्या होता है। आपने जब मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर किया होगा तो उसके फर्स्ट पेज में ही था एक सिस्टम पढ़ने के लिए। कौन सा, बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ना था, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के अंतर्गत ही जो है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है आपको देखने को मिला होगा। तो देखिए क्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोई प्रोडक्ट जो है क्या होता है, मुझे चाहिए, मैं जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूं, है ना, और दूसरा व्यक्ति जो है उसे क्या करना चाहेगा, उसे बेचना चाहेगा। एक में क्या है, मैं खरीदना चाहता हूं, बाय करना चाहता हूं, मैं बाय करना चाहता हूं, और दूसरा क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है ना। एक खरीदार होगा और दूसरा क्या होगा, बेचने वाला होगा, है ना। एक खरीदने वाला होगा और दूसरा बेचने वाला होगा। आप ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस के देखने के बाद जो है आप आंसर देने की कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शंस इसमें होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर में ए में क्या बोला जा रहा है कि कोई प्रोडक्ट है जो एक पर्सन क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। वर्ड को जो है मार्क कीजिएगा, एक पर्सन क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, और दूसरा पर्सन क्या करना चाहता है, उसको, उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए में ये बोल रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन ऑल्सो विशेस टू सेल। देखिए बोला जा रहा है कि एक पर्सन जो है क्या करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, और वही प्रोडक्ट जो है दूसरा पर्सन भी क्या करना चाह रहा है, सेल ही करना चाह रहा है। इसमें कहीं पे भी खरीदने वाला है, हमने क्या बताया था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में, मतलब एक बेचने वाला होगा और दूसरा खरीदने वाला हो, मतलब दोनों को जरूरत क्या हो जाएगा,
पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इसमें भी सेल है और आगे भी क्या है, सेल ही है। हमने क्या बताया था, एक बाय रहेगा दूसरा सेल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर देखते हैं। व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू बाय इज, देखिए इसमें बाय है, इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन ऑल्सो विशेस टू बाय। इसमें भी क्या है, दोनों तरफ देखिए, आगे भी बाय है और पीछे भी बाय है, दोनों खरीदना ही चाहेगा। तो किससे खरीदेगा भाई, कोई तो बेचने वाला होना चाहिए, है ना, कोई तो बेचने वाला होना चाहिए, बेचेगा तभी तो मैं खरीद पाऊंगा, है ना। तो बताओ, यह ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार। एक क्या होना चाहिए, एक बाय होना चाहिए और दूसरा सेल होना चाहिए। तो देखो इसमें सेल है, पहले आगे सेल कर दिया, दूसरा बाय कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ट्रू फॉल्स आपके लिए, ये कोई क्वेश्चंस है ना, बस ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या ये सही है या गलत है ना। अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सही बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन ए बार्टर सिस्टम वेदर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। देखिए अभी पढ़ा आपने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बोला जाए कि बार्टर सिस्टम में क्या है, गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बार्टर सिस्टम बार बार आ रहा है, इसको डिटेल में थोड़ा सा हम लोग करते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम में है कि गुड्स के बदले क्या जो है एक्सचेंज किया जाएगा, गुड्स के बदले गुड्स ही जो है एक्सचेंज किया जाएगा। आज के डेट में जो है क्या होता है, गुड्स के बदले जो है हम लोग क्या देते हैं, पैसे देते हैं ना। कोई सामान खरीदने जाइए तो आज के डेट में सामान खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि सामान के बदले, है ना, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट ही दिया जाता था, गुड्स के बदले गुड्स ही दिया जाता था। जैसे जैसे रमेश को और है दूसरा रंजन, है ना, एक रमेश और दूसरा क्या है, रंजन। रमेश को के पास क्या है भाई, कि रमेश के पास चावल है, क्या है, चावल है। रंजन के पास क्या है, चलिए दाल मान लेते हैं, रंजन के पास क्या है, दाल है। और दोनों को मन कर रहा है क्या, कि चावल दाल खा ले, है ना, या खिचड़ी खाना चाहता है। तो दोनों को क्या चाहिए, रमेश के पास अगर चावल है तो उसे क्या चाहिए, दाल चाहिए, है ना। और रंजन के पास अगर दाल है तो उसे क्या चाहिए, चावल चाहिए, नहीं चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में वही है ना, कि एक बेचने वाला होगा दूसरा खरीदने वाला होगा, और दोनों को उस चीज की जरूरत होगी, तभी ये जो है एक्सचेंज पॉसिबल है, वरना एक्सचेंज नहीं होगा, बदली ही नहीं होगा। मान लिया जाए रमेश के पास चावल है लेकिन रंजन के पास दाल नहीं है, बल्कि क्या है, रोटी है, क्या एक्सचेंज करने का मन करेगा, नहीं। क्यों, रमेश को जो है चावल और दाल खाना है, और रंजन के पास क्या है, रोटी है। तो दाल तो इसे मिला नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आइए। तो बोला कि बार्टर सिस्टम में क्या है, कि जहां गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसे का एक्सचेंज होता है। बार्टर सिस्टम में क्या था, गुड्स के बदले गुड्स, बिना पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। तो उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है, दोनों की जरूरत पूरी होनी चाहिए। ये इसका एक फीचर्स है ना, इसेंशियल फीचर्स है, इसका खासियत है। आपके सामने ऑप्शन ए और बी दो ही ऑप्शंस है ना, फॉल्स है या ट्रू है, क्या है ना।
ये क्या होगा, ये बिल्कुल ट्रू होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन इंडिया डैश इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए करेंसी नोट्स, है ना, जो है कौन इशू करता है, करेंसी नोट्स जो है आपका इशू कौन करता है, तो करेंसी नोट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है कौन करती है। आपने पढ़ा होगा, आपके पास पैसे होंगे, नहीं है तो निकाल कर देख भी लीजिए, उस नोट पे लिखा होगा आरबीआई। क्या लिखा है, आरबीआई है ना, मिला। तो बोलिएगा सर अभी तो पैसे ही नहीं है हाथ में, है ना। चलिए आरबीआई कौन करेंसी इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो करता है आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कभी मत मारिएगा, फाइनेंस कमीशन भी मत मारिएगा, है ना, तो ये कभी मत मारिएगा। जब भी जो है इशू जो किया जाता है करेंसी, वो किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है ना, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके लिए सही है। ये देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को देखिए और जल्दी से रिप्लाई दीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें कौन सा आंसर होगा। एज पर इंडियन लॉ अपार्ट फ्रॉम आरबीआई नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। देखिए बोला जा रहा है भारतीय कानून के अनुसार, है ना, आरबीआई को छोड़कर कोई भी दूसरा इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी दूसरा संस्था जो है करेंसी इशू नहीं कर सकती है ना। नो अदर इंडिविजुअल, कोई भी दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल करेंसी इशू नहीं करती है। अभी हमने पढ़ा था कि करेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है कौन इशू करती है, पैसा छापने का काम कौन करता है, सिंपल सी बात समझ लो, आरबीआई करती है ना। तो बोला जा रहा है कि कोई भी नहीं कर सकती है दूसरा, तो ये क्या सही है या गलत है, ये बिल्कुल पहला ऑप्शन तो सही है। चलिए सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। द लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपीज एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। देखिए दूसरा बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि हमारे यहाँ अपने के यहाँ कानून ऐसा बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है पैसा लेने से, पेमेंट लेने से, है ना, जो रुपीज को मीडियम बनाया गया है एक्सचेंज का, पेमेंट का जो मीडियम है रुपीज पैसा, है ना, उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है क्या, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज। इसी से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों रिलेटेड है ना। तो ये भी क्या है आपका, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है बाबू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बैंक्स इन इंडिया दिस डेज होल्ड अबाउट डैश ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। देखो बोला जा रहा है कि भारत में जो बैंक्स होते हैं, जो भारत में बैंक्स हैं, वो डिपॉजिट का कितना परसेंट जो है कैश के रूप में रखती है ना। जो सिंपल भाषा में समझिए कि बैंक जो है अपने पास कैश के रूप में कितना परसेंट पैसा रखती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका
25%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 20%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 15% या ऑप्शन नंबर डी है आपका 5%। जल्दी से बताइए, है ना। बैंक अपने पास जो है कैश के रूप में कितना परसेंट पैसा रखती है? मात्र 15% रखती है। कितना परसेंट? 15% पैसा जो है बैंक जो है अपने पास कैश के रूप में रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक्स यूज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू डैश। देखिए बोला जा रहा है कि जो पैसे बैंक्स के पास आते हैं उसका अधिकांश पोर्शन जो है, अधिकांश पार्ट जो है वो किस लिए जो है यूज करती है, किस पर्पस के लिए यूज करती है। मतलब बैंक्स के पास जो है डिपॉजिट आती है, जो पैसे आते हैं वो उस पैसे का क्या करती है बैंक्स, है ना। ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंड लोन, क्या वो लोन देने के लिए करती है। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए जो है यूज करती है। ऑप्शन नंबर सी डिपॉजिट इन फॉरेन बैंक्स, क्या वो पैसे का, है ना, विदेशी बैंकों में जमा करती है। या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से आप लोग आंसर दो, है ना। देखिएगा बैंक्स जो है डिपॉजिट का अधिकांश पैसा जो होता है, जो पोर्शन है वो लोन सैंक्शन करने के लिए यूज करती है ना। वो क्या देती है? लोन इशू करती है, लोन सैंक्शन करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से एक बार एक ट्रू और फॉल्स है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को पलट देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम borrowers and what is paid to depositors is the main source of banks income। इसी क्वेश्चन को पलट देगा, बता देता हूं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? डिफरेंस किसके बीच में है? जो चार्ज करती है बैंक बोरोवर्स को, जो चार्ज करती है। जैसे मैं लोन लेना जा रहा हूं और मैं लोन लेने गया तो बैंक हमसे क्या लेगी, है ना। बैंक मुझसे क्या लेगी? कुछ इंटरेस्ट लेगी, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुछ इंटरेस्ट लेगा और व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स, और वो पैसा जिसने पैसा जमा किया था उसको भी जो है बैंक्स क्या करती है? डिपॉजिट्स के रूप में जो है जब करती है, पैसा जो है जमा करते हैं कोई, तो उन्हें भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। एक है क्या? डिपॉजिटर। एक क्या है? डिपॉजिटर है। और दूसरा क्या है? आपका बोरोवर्स है ना। एक डिपॉजिटर है और दूसरा क्या है? बोरोवर्स है। मैं समझ लो कि मैं जाता हूं बैंक में और 5 लाख रुपया क्या करता हूं? जमा कर देता हूं। मैंने 5 लाख जमा कर दिया, है ना। वो बैंक क्या करेगी? अभी आपने पढ़ा था कि बैंक्स जो है डिपॉजिट का अधिकांश पोर्शन जो है पैसा जो है कहाँ खर्च करती है? लोन इशू करने में। तो बरोबर कोई आ गया, कोई लोन लेना है किसी को, तो वो जो है उसे अगर 5 लाख चाहिए, है ना, तो 5 लाख तो देगा, समझिएगा। लेकिन डिपॉजिटर्स को जो है इंटरेस्ट इससे भी मिलेगा और हमें जो है क्या करने पड़ेगा? जो बोरोवर है ना, जो उधार लेने वाला है, जो लोन लेना है ना, वो भी कुछ इंटरेस्ट देगा, समझिएगा। ये इंटरेस्ट किसे देगा? ये बैंक को देगा, है ना। और बैंक किसे इंटरेस्ट देगा? बैंक देगा डिपॉजिटर को। तो जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस है चार्ज का किसके बीच में? बोरोवर्स और डिपॉजिटर्स के बीच में जो डिफरेंस है वही जो है बैंक्स का क्या होता है? मेन इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो क्या ये सही है या गलत है?
बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर, देखिए बोला जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में, है ना, ग्रामीण इलाकों में जो है क्रेडिट का डिमांड जो है किस लिए किया जाता है, मतलब लोन जो है ग्रामीण इलाकों में जो है लोन का डिमांड ज्यादा क्यों होता है, किस पर्पस के लिए लोग जो है लोन लेते हैं, गांव देहात के लोग जो है लोन किस लिए लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका परचेजिंग लैंड, क्या वो लैंड परचेज करने के लिए लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी परचेजिंग ए हाउस, क्या वो घर खरीदने के लिए जो है वो लोन लेते हैं। या मेडिकल एक्सपेंस, क्या वो मेडिकल एक्सपेंस के लिए मतलब दवा वगैरह का जो है या हॉस्पिटल्स का खर्च उठाने के लिए लेते हैं। या ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। भारत ग्रामीणों का देश है, भारत के अधिकांश लोग ग्रामीण में रहते हैं, गांव में रहते हैं, है ना। लगभग 70% लोग जो है 70% पीपल जो है कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं। और वो लोन जो है किस पर्पस के लिए लेंगे, उनका पर्पस क्या रहता है, तो क्रॉप का प्रोडक्शन के लिए लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल, बोला जा रहा है कोलेट्रल का जो दिए गए ऑप्शंस है उनमें से कौन सा है एक ऐसा ऑप्शन है जो कोलेट्रल का क्या है, एग्जाम्पल है। कौन सा जो आपका ऑप्शंस है वो कोलेट्रल का एग्जाम्पल है, लाइफ स्टॉक, है ना, ऑप्शन नंबर बी लैंड, ऑप्शन नंबर सी डिपॉजिट्स विथ बैंक, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, है ना। सबसे पहले ये ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है, मवेशी होता है, क्या होता है, मवेशी। मवेशी नहीं समझ में आया, जानवर जो लोग पालते हैं, जानवर जो कैटल जो होता है ना, जानवर, है ना, कैटल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कैटल। तो लाइफ स्टॉक क्या वो कोलेट्रल का जो है एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। गांव देहात में जो है अगर कर्ज लेते हैं ज्यादातर जो है इनफॉर्मल सोर्स से या इनफॉर्मल सेक्टर से, तो वो जो है अगर आपके पास जो है मवेशी है, जानवर है, गाय है, तो वो क्या करते हैं, वो उसे रख लेते हैं, है ना, कोलेट्रल के रूप में। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है बाबू। ऑप्शन नंबर बी लैंड, जमीन, बिल्कुल जो है कोलेट्रल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी डिपॉजिट्स विथ बैंक, ये भी कोलेट्रल का क्या है आपका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। देखिए बोला जा रहा है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट का, है ना, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का जो है कंपोनेंट्स है, कौन सा एक टर्म्स ऑफ क्रेडिट का कंपोनेंट्स है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका क्या, इंटरेस्ट रेट, है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कोलेट्रल है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑल ऑफ द अबव है ना। समझिएगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना, कुछ लोन के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ नियम होता है, कुछ प्रोसेस होता है ना। तो उस नियमों को, उस शर्तों को जो है क्या करना पड़ता है, लोन लेने के लिए पूरा करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट तो होता है ना। अगर मैं आपको जो है लोन दे रहा हूं तो आपको उस प्रिंसिपल के साथ जो है इंटरेस्ट भी जो है क्या करना होगा, देना होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है ना।
ऑप्शन नंबर बी में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, है ना। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी होता है ना। डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वर्क होती है। ऑप्शन नंबर सी कोलेट्रल, है ना। अभी अभी आपने पढ़ा था कोलेट्रल, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का जो है ये भी एक क्या है आपका कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, देखिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से इसका जवाब दो आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में क्या है बाबू, मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव्स पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज, है ना। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव पूल का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव पूल का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव पूल का मतलब होता है सहकारी, सहकारी, सहकारी समूह। क्या होता है, सहकारी समूह होता है, सहकारी समूह। कोऑपरेटिव्स पूल का मतलब क्या होता है, सहकारी समूह। तो बोला जा रहा है कि जो कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर होते हैं वो कोऑपरेशन करते हैं सर्टेन एरियाज में, वो मदद करते हैं, है ना। जैसे कोऑपरेटिव्स वगैरह जो है ये आपका फॉर्मल सेक्टर्स में आएगा। किस सेक्टर में आएगा, फॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर में आएगा, है ना। आपने पढ़ा होगा इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आता है आपका बैंक्स और आपका कोऑपरेटिव्स, है ना। फॉर्मल सेक्टर में आपका आता है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, और ये दोनों जो है, ये दोनों जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम चार्ज करते हैं, है ना। तो कोऑपरेटिव्स क्या करता है, वो जो है फाइनेंशियली रूप से जो है हेल्प करता है। तो ये तो क्या है, ये जो है सही है, कोऑपरेशन करता है, कोऑपरेट करता है, हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए बोला जा रहा है कि बैंकों के अलावा, मैंने ऑप्शन नंबर ए को जो है बताते हुए ऑप्शन नंबर बी के बारे में भी चर्चा कर दिया। देख लो आप, फॉर्मल सेक्टर में कौन आया, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आया ना। अब देखो बोला जा रहा है कि बैंक्स के अलावा जो दूसरा मेजर सोर्स है चीप क्रेडिट का, है ना, सस्ता लोन देने के लिए जो है जाना जाता है बैंक्स और कोऑपरेटिव। तो दूसरा बैंक के अलावा दूसरा सोर्स क्या है, चीप क्रेडिट का। तो बोला जा रहा है कि रूरल एरियाज में जो है चीप क्रेडिट कौन देता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स possible such as farmer cooperatives, weavers cooperatives and industrial workers cooperatives। देखिए बोला जा रहा है कि अलग अलग कोऑपरेटिव्स हो सकता है, समूह हो सकता है। फार्मर्स का कोऑपरेटिव्स, उनका ग्रुप अलग हो सकता है, उनका कोऑपरेटिव्स अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। वीवर्स जो बुनकर होते हैं, जो बुनाई का काम करते हैं, वीवर्स का कोऑपरेटिव्स अलग हो सकता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो है कोऑपरेटिव्स क्या हो सकता है, उनका भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका, सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देख लो कौन सा आंसर जो है मारोगे, है ना, किस ऑप्शन पे जो है आप टिक लगाओगे। आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है लग रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, है ना।
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है बाबू। ऑप्शन नंबर डी या, है ना, ये जो डी है ऑप्शन नंबर वो सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन का जो है कौन सा एग्जांपल है, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मल में, लिख लेना बाबू फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में है आपका बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, है ना, ये फॉर्मल सेक्टर है। और इनफॉर्मल में देखिएगा आप लोग, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है आपका, इनफॉर्मल सेक्टर में है आपका मनी लेंडर्स। तो इनफॉर्मल में क्या है, मनी लेंडर्स, है ना, मनी लेंडर्स यहां होगा। ट्रेडर्स, बिल्कुल ट्रेडर्स भी होगा। कोऑपरेटिव्स, देखिए कोऑपरेटिव्स दे रहा, तो कोऑपरेटिव्स मैंने कहां लिखाया, कौन सा सेक्टर में, फॉर्मल में कि इनफॉर्मल में, मैंने कोऑपरेटिव्स को लिखाया आपको फॉर्मल में, है ना। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, किसका पूछा जा रहा था, इनफॉर्मल का ना, तो इनफॉर्मल में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है, ओनली ए एंड बी, है ना, ओनली ए एंड बी। ध्यान रखिएगा कि इनफॉर्मल में जो है और आपको दिया जा सकता है शॉपकीपर, है ना, क्या दे सकता है, शॉपकीपर, है ना, दुकानदार। तो शॉपकीपर अगर आपको दिया है तो वो भी जो है किस में जाएगा, इनफॉर्मल में जाएगा। साथ में और दिया है आपके अगर आपके बुक में या आपके क्वेश्चंस में जो है फ्रेंड्स दे दे, क्या दे दे, फ्रेंड्स दे दे, तो वो भी जाएगा किसमें, इनफॉर्मल में। चलिए मेनली आपको जो है ये याद रखना है, मनी लेंडर और आपका ट्रेडर ये किस में आएगा, इनफॉर्मल में आएगा बाबू, इनफॉर्मल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है उसे देखिएगा। एज ऑफ 2012 द मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया वाज। देखिए पहले बात तो हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, परिवार होता है। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, परिवार, है ना। बोला जा रहा है कि 2012 तक ग्रामीण परिवारों के लिए जो है ऋण मतलब लोन का मेन सोर्स क्या था, द मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट, मतलब 2012 तक, 2012 के बाद नहीं बोल रहा, 2012 तक बोल रहा है। 2012 तक जो है आपका रूरल हाउस होल्ड, रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण, क्या होता है, ग्रामीण, रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण। तो ग्रामीण परिवारों के लिए जो है लोन का एक सोर्स क्या था, मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है रूरल हाउस होल्ड्स के लिए, ग्रामीण परिवारों के लिए क्या था, ऑप्शन नंबर ए मनी लेंडर्स, ऑप्शन नंबर बी कॉमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन नंबर सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन नंबर डी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जल्दी से बताओगे आप लोग, है ना। देखिएगा ग्रामीण इलाकों में, गांव देहात में 2012 तक जो है क्या था कि जो परिवारें होती, जो फैमिलीज होता था, वो ज्यादातर जो है उसका मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन होता था, मनी लेंडर्स होता था, साहूकार, है ना, जो सूद का जो है पैसा खाने वाला होता है, मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स होता था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आप लोग जो है इसका जवाब देने का कोशिश करो, है ना, आप लोग जवाब देने का इसका कोशिश करो।
देखिए बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, ये जो चार स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, चार जो ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन इन विच organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector। देखिए बोला जा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, जो क्या करने का काम करती है, जो सुपरवाइज करती है, जो देख रेख करती है, क्रेडिट का काम जो होता है, क्रेडिट एक्टिविटीज जो होता है किसके द्वारा, लेंडर्स के द्वारा। जो देनदार होता है, जो लेंडर्स होते हैं, उनके एक्टिविटी को जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या नहीं करती है, सुपरवाइज नहीं करती, उसका जांच पड़ताल करने वाला नहीं होता। मतलब मनी लेंडर्स जो लोन सैंक्शन करता है, जो लोन देता है, जो क्रेडिट देता है, उसका सुपरविजन करने वाला, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। क्या है ये ऑप्शन नंबर सही है। क्यों? मनी लेंडर्स, अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पे लेंडरशिप दिया हुआ है, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स किस में आता है? मनी लेंडर्स आता है आपका इनफॉर्मल में। किस में आता है? इनफॉर्मल में। और मनी लेंडर्स जो लोन सैंक्शन करेगा, जो लोन देगा, है ना, जो क्रेडिट देता है, वो हाई इंटरेस्ट पे देता है। कैसा इंटरेस्ट पे? हाई इंटरेस्ट पे देता है। तो इसकी जांच या सुपरविजन जो है कोई नहीं करता है। ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है, कोई जांच करने वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी, आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो पहला तो सही हो गया भाई। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं, आरबीआई स्टॉप्स द मनी लेंडर्स फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक। देखिए बोला जाए कि आरबीआई रोकने का काम करती है ना। जो मनी लेंडर्स होते हैं, वो जो अनफेयर तरीका, जो गलत तरीका यूज करते हैं पैसा वापस लेने के लिए, जैसे है ना अंकित है, अंकित ने लोन लिया, किससे लिया? मनी लेंडर से लिया। और ये मनी लेंडर्स जो है अंकित को जब लोन सैंक्शन किया, तो अंकित के पास जो है लोन वापस करने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है? सिर्फ कैटल है ना, सिर्फ क्या है? कैटल है, जो आप मवेशी होता है, जो जानवर है। अब वो मनी लेंडर्स क्या करता है? अंकित से उस कैटल को क्या कर लेता है? छीन लेता है ना। अंकित से उस कैटल को क्या कर लेगा मनी लेंडर? छीन लेगा। हो सकता है कि जो दो चार जो है थप्पड़ भी लगा दे, उसको मारे भी, है ना, उसको मारा भी जा सकता है, उसको पीटा भी जा सकता है। ऐसा काम होता है ना, देखा गया है। तो यही बात बोली जा रही है कि आरबीआई स्टॉप करती है, रोकने का काम करती है, मनी लेंडर्स का सुपरविजन होता है। ऑप्शन नंबर ए से ही तो पता चल गया कि मनी लेंडर्स का सुपरविजन नहीं होता है, उसकी निगरानी, उसकी जांच पड़ताल कोई नहीं करता है। तो कैसे रोकेगा भाई? जब जांच ही नहीं होगा तो उसका सुपरविजन ही नहीं होगा, तो है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। गलत स्टेटमेंट ही जो है पता करना है बाबू। तो पहला ऑप्शन नंबर बी तो गलत निकल गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच लेस। यहां पे देखिएगा मच लेस है ना, यहां पे देखिएगा मच लेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स। देखिए तुलना करके बताया जा रहा है क्या, कि जो फॉर्मल लेंडर्स होते हैं उससे जो है कम जो है इंटरेस्ट लेता है कौन? इनफॉर्मल वाला। देखिए इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स का जो होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से कम इंटरेस्ट लेता है। आपको पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स का जो है मनी लेंडर्स हो गया, है ना, आपका ट्रेडर्स हो गया, शॉपकीपर हो गया, वो हाई इंटरेस्ट जो है लेता है ना बाबू। वो क्या लेता है?
हाई इंटरेस्ट लेता है, फॉर्मल वाला कम इंटरेस्ट लेता है, कम इंटरेस्ट लेगा, है ना। तो लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल उल्टा बता रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी में आपका उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मनी लेंडर्स से जो होता है, जो इनफॉर्मल जो आपका सेक्टर है, वो बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन पे। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका, ये भी क्या है, गलत है। मनी लेंडर्स इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा जो है हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है, बोथ ए एंड बी, है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बोथ ए एंड डी है बाबू। और आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पिछले क्वेश्चंस में आपने क्या देखा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है यह पता करना था। इस क्वेश्चन में है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये बताइए। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, है ना, और इसका जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए, periodically banks do not submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि बैंक्स जो है periodically जो है समय समय पर जो है बैंक्स जो है इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करती है ना। बैंक्स जो है समय समय पे इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करती है। किसको सबमिट नहीं करती है, तो आरबीआई को। तो कौन सा इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करती है, हाउ मच दे आर लेंडिंग, कितना जो है लोन दिया जा रहा है, किसको लोन दिया जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या है। इस इन चीजों का जो है जानकारी जो है बैंक्स जो है आरबीआई को ये इंफॉर्मेशन नहीं देती है इसके अनुसार। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि जो है हर तरह का इंफॉर्मेशन जो है आरबीआई को देनी होती है, पहुंचानी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो जो है क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। देखिए बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में क्या, कि जो आरबीआई है ना, जो आरबीआई है वो सुपरविजन का काम नहीं करती है ना। किसका सुपरविजन का काम नहीं करती है, तो फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स जो होता है जिस तरीके से काम करती है उसको सुपरविजन नहीं करता है, बिल्कुल करता है। आरबीआई तो सुपरविजन करता ही है। किसको सुपरविजन करेगा, जो फॉर्मल सोर्स है ना, जो फॉर्मल सोर्स है बाबू, जो फॉर्मल सेक्टर है जो लोन सैंक्शन करता है, जैसे बैंक और आपका कोऑपरेटिव्स, इसका सुपरविजन तो करता ही है, इनफॉर्मल वाले का नहीं करता है ना। फॉर्मल वाला का करता है आरबीआई, इनफॉर्मल वाले को नहीं करता है, इनफॉर्मल वाले को ये नहीं करता है, फॉर्मल वाले को करता है ना। तो यहां पे बोला जा रहा है कि डज नॉट सुपरवाइज, क्या सुपरविजन नहीं करता है, निगरानी नहीं रखता है, रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या था, ए भी, ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअल मेंटेनिंग कैश बैलेंसेस। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आरबीआई है जो है आपका, वो मॉनिटर करती है, देखते रहती है कि एक्चुअली में जो है बैंक्स जो है कैश मेंटेन कर रही है ना, बैंक्स जो है कैश बैलेंस जो है मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। आपने पढ़ा था इसी सेशन में कि बैंक्स अपने पास जो है डिपॉजिट का मात्र कितना परसेंट कैश के रूप में रखती है ना, 15%।
है ना, तो वो मेंटेन की हुई है कि नहीं की हुई है, तो आरबीआई जो है उसका मॉनिटर करती है, उसकी देखरेख करती है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, सही हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या फाइंड करना था, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि लेवल का क्वेश्चन आपके सामने जो है दिया जा रहा है ना। आप टेंशन मुक्त होकर जो है सारे वीडियोस को देखिए, आपका जो है मार्क्स सोशल साइंस में एकदम बूम करेगा, बूम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है कि डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब क्या बताया था हमने, परिवार बताया था, क्या बताया था, परिवार, है ना। तो बोला जा रहा है अर्बन एरियाज में, है ना, अर्बन एरियाज में रहने वाले जो गरीब परिवार के लोग हैं, है ना, अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में रहने वाले गरीब परिवार के लोग जो है, कितने परसेंट गरीब परिवार के लोग जो है इनफॉर्मल सोर्स से क्या लेता है, लोन लेता है। क्वेश्चन समझ में आया। अर्बन एरिया, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसा 3-4 क्वेश्चन आपके सामने अभी मिलेगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। यहां बोला जा रहा है कि अर्बन एरियाज, है ना, शहरी में रहने वाले लोग, है ना, शहर में रहने वाला गरीब परिवार जो है कितना परसेंट लोन जो है, कितने परसेंट गरीब परिवार जो है जो शहर में रहते हैं वो लोन किससे लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं। इनफॉर्मल मतलब मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर, है ना, वो उससे लेता है। कितना परसेंट लेता है आप बताओ। ऑप्शन नंबर ए है आपका 85%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 70%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 65% और ऑप्शन नंबर डी है आपका 50%। देखिए गरीब परिवार, है ना, शहरों में रहने वाले गरीब परिवार जो इनफॉर्मल सोर्स से जो है लोन लेते हैं वो कितने परसेंट है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 85%, है ना। क्या होगा 85%, मतलब 85% ऐसे हैं शहरों में जो गरीब परिवार के लोग हैं। वो 85% परिवार जो है जो शहर में रहता है वो इनफॉर्मल, गरीब परिवार जो है आपका इनफॉर्मल सोर्स से लेता है लोन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है कि डैश ऑफ लोन्स टेकन बाय रिच हाउस होल्ड। देखिएगा अब यहां पे क्या था, वहां था पुअर, है ना, पिछला क्वेश्चन में था पुअर पीपल या पुअर हाउस होल्ड लिविंग इन अर्बन एरियाज। इसमें क्या है, डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय रिच हाउस होल्ड्स, है ना, अमीर परिवारों के द्वारा जो है ना, अर्बन एरियाज में रहने वाले अमीर परिवारों के द्वारा जो है वो फॉर्मल सोर्स से लोन लिया जाता है। कितने परसेंट जो है शहरों में रहने वाले अमीर परिवार जो है फॉर्मल सोर्स से जो है लोन लेता है, यहाँ पे क्या है, फॉर्मल सोर्स से लोन लेता है। तो शहर में अमीर घरानों में या अमीर परिवार वाले जो है फॉर्मल सोर्स से जो है कितने परसेंट ऐसे लोग हैं, परिवार है जो फॉर्मल सोर्स से लेता है, वो लेता है आपका 90%, है ना। वो कितने परसेंट है, 90%। समझिए गरीब परिवार है, शहर में रह रहा है, वो इनफॉर्मल से कितना ले रहा है, इनफॉर्मल से, उसमें था क्या, इनफॉर्मल से ले रहा है और उसमें कितना परसेंट ले रहा था, 85%, उसमें 85% था। और ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है, यहां पे
रिच हाउस होल्ड है, इसमें ये पुअर था, पुअर के लिए ये है रिच हाउस होल्ड। रिच हाउस होल्ड जो फॉर्मल से ले रहा है, क्या किससे ले रहा है, फॉर्मल से ले रहा है, तो वो कितने परसेंट है, वो है 90%। दोनों में अंतर है बाबू, देखिएगा दोनों में अंतर है, एक ले रहा है फॉर्मल से और दूसरा ले रहा है इनफॉर्मल से। अमीर लोग है ना, फॉर्मल से ले रहा है, बैंक से ले रहा है, कोऑपरेटिव से ले रहा है। गरीब लोग है ना, पेपर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं हो पाता है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो चलो भाई किससे लेंगे, उतना पेपर वर्क बैंक में कौन घूमने जाएगा, हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो वो किससे ले लेते हैं, ट्रेडर से ले लेते हैं, मनी लेंडर से ले लेते हैं, है ना, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, हाई रहता है ना। तो इसमें कितना परसेंट जाएगा, 90% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग है बाबू, तीनों क्वेश्चन परसेंट से ही रिलेटेड है ना, परसेंटेज ही है, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को आप देखोगे, है ना, क्वेश्चंस को आप देखोगे और इसका आंसर देने की कोशिश करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है, डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय वेल ऑफ हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्स। देखिए वर्ड का चेंजिंग है, अगर वेल ऑफ बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है, वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब समझना, है ना, अगर वेल ऑफ दे दे बाबू लिखा हुआ तो क्वेश्चन अलग हो गया। वेल ऑफ मतलब होता है अच्छा खासा परिवार, वेल ऑफ हाउस होल्ड अच्छा खासा परिवार, अच्छा खासा परिवार है, ठीक ठाक है ना। तो बोला जा रहा है कि डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय वेल ऑफ, मतलब अच्छा खासा परिवार जो कहाँ रहता है, अर्बन एरियाज में रह रहा है, और वो जो है फॉर्मल सेक्टर से या फॉर्मल सोर्स से लोन लेने वाले लोगों का जो है परिवारों का परसेंटेज क्या है ना। अच्छा खासा परिवार जो कहाँ रहता है, शहरों में रहता है ना, वेल ऑफ हाउस होल्ड है और शहर में रहता है, और वो किससे लोन लेता है, वो फॉर्मल सोर्स से लेता है। तो वेल ऑफ जहां भी दिखेगा, है ना, इस वर्ड को देख लेना, वेल ऑफ जहां भी दिखेगा तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि वेल ऑफ और वो क्या है आपका हाउस होल्ड कहाँ है, रहने वाला परिवार कहाँ रहता है, वो अर्बन एरियाज में रहता है, और वो किससे ले रहा है, फॉर्मल सोर्स से ले रहा है, किससे ले रहा है, फॉर्मल सोर्स से ले रहा है। तो वो कितना परसेंट लोग ऐसे लोग हैं, क्या 54% है, 64% है, 72% है या 90% है। तो वेल ऑफ वाला रहेगा क्वेश्चन, है ना, फॉर्मल सोर्स रहेगा, अर्बन एरियाज रहेगा, क्या मारना है, 72% मारना है, क्या मारना है, 72% मारना है, ध्यान रखिएगा। रिच पीपल वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है बाबू, है ना, रिच पीपल वाला नहीं है, ऑप्शन वो भी आपका दिया हुआ है 90%। वेल ऑफ है ना, ठीक ठाक परिवार है, ना ज्यादा गरीब है ना ज्यादा अमीर है, मिडिल मैन है, सिंपल सी भाषा में समझ जाओ। तो अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या मारोगे, 72% मारोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रहा है, डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। बोल जाए कि कितने परसेंट जो है लोन है वो ऐसे घरों को दिया जा रहा है, ऐसे परिवार को दिया जा रहा है जिसके पास जो है कुछ एसेट तो होता है ना, एसेट तो है, एसेट मतलब क्या होता है, एसेट मतलब होता है कुछ धन, कुछ प्रॉपर्टी, है ना, इन द अर्बन एरियाज फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। देखिए बोला जा रहा है कि लोन लिया जा रहा है, किसके द्वारा लोन लिया जा रहा है, कैसा परिवार है, हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, ऐसा परिवार है जिसके पास कुछ धन है, कहाँ रहता है, अर्बन एरिया में रहता है, और वो किससे लोन ले रहा है, इनफॉर्मल से ले रहा है, किससे ले रहा है, ये वर्ड को मार्क करना, इनफॉर्मल ले रहा है, कहाँ रहा, कैसा हाउस होल्ड है, कैसा परिवार है, कुछ एसेट वाला है
है ना, कहाँ रहता है, अर्बन एरिया में रहता है। एक आपने पढ़ा था रिच, एक आपने पढ़ा पुअर, एक आपने पढ़ा वेल ऑफ, और इसमें क्वेश्चन अलग कर दिया क्या, कि आपका अर्बन एरिया में तो रहता है, लेकिन वो उसके पास वैसा परिवार है जिसके पास थोड़ा संपत्ति है, फ्यू एसेट्स है, फ्यू एसेट अगर दे दे, है ना, और वो किससे लोन ले रहा है, इनफॉर्मल से ले रहा है ना, कुछ संपत्ति है, इनफॉर्मल से ले रहा है, तो वो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं, तो 53% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ संपत्ति है और वो शहर में रहते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सोर्स से ले रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कुड लीड टू ए डेप्ट ट्रैप, है ना। डेप्ट ट्रैप का मतलब समझिएगा, डेप्ट ट्रैप का मतलब होता है कर्ज का जाल, है ना, किसका, कर्ज का जाल, मतलब कर्जा तो लिया लेकिन कर्जे के जाल में वो क्या हो गया, फंस गया, डेप्ट ट्रैप, है ना। तो वो क्या होगा, द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। बोला जा रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा किसके लिए, बोरोवर के लिए, है ना, जो उधार लेने वाला रहेगा उसको हाई इंटरेस्ट रेट जो है पे करना होगा। इसका मतलब क्या है कि जो रीपे करेगा, है ना, उधार लेते वक्त जो है उस समय बताया जाएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, हाई रहेगा। साथ में बोला गया कि जब वापस में रीपे करेगा, जो पैसा वापस करेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, उससे ज्यादा होगा। मतलब हमने लोन लिया तो पैसा वापस करते समय इंटरेस्ट भी तो देना होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, इनकम से, इनकम ऑफ द बरोबर। इस कंडीशन में जो है, मतलब हमने क्या किया, हमने उधार लिया और जो रीपे करना है पैसे का, जो पैसा वापस करना है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ और इंटरेस्ट दोनों जुटेगा, तो वो पैसा जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब किससे, इनकम से, मतलब इनकम हुआ ही नहीं उतना जितना हमको रीपे करना है। लोन लिया, है ना, पैसा वापस करना है, लेकिन उतना इनकम नहीं हुआ जितना हमको करना है। तो इससे जो है हम लोग किस में जाएंगे, डेब्ट ट्रैप में जाएंगे, कर्ज का जाल में चले जाएंगे, है ना, डेब्ट ट्रैप में चले गए। तो ये क्या है आपका, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स a larger part of the earning of the borrowers is used to repay the loan। देखिए बोरो करते वक्त हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब उधार लेने वक्त अगर इंटरेस्ट जो है ज्यादा रहेगा, तो उसका मतलब यह है कि जो लार्जर पार्ट होगा अर्निंग का, जो इनकम होगा, उसका अधिकांश पार्ट जो है किसमें खर्च हो जाएगा, वो लोन रीपे करने में हो जाएगा, है ना। ये भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज लेसर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला जा रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट अगर रहता है किसके लिए, बोरोवर के लिए, उधार लेने वाले के लिए अगर हाई इंटरेस्ट रहेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अमाउंट जो वो पे करेगा, है ना, अमाउंट जो वो पे करेगा वो क्या होगा, कम होगा, लेसर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, हम लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो जो पैसा जब वापस करेंगे तो वो क्या होगा, वो पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा ना बाबू। इनकम से क्या होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा ना, ये कम बताया जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, गलत है। तो डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या है, पहला ऑप्शन भी सही है कि हाई इंटरेस्ट अगर लेते वक्त रहेगा, तो इसका मतलब यह है
कि जो पैसा वापस करेंगे वो ज्यादा होगा किससे, इनकम से। ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखिए फॉर्मल हमने बता दिया है कि फॉर्मल में कौन कौन आएगा और इनफॉर्मल में कौन कौन आएगा। देखिए ट्रेडर्स किस में आएगा, ट्रेडर्स आएगा इनफॉर्मल में, है ना। कोऑपरेटिव्स किस में आएगा, फॉर्मल में आएगा, है ना। मनी लेंडर्स किस में आएगा, फॉर्मल, मनी लेंडर्स इनफॉर्मल में आएगा। साथ में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी किस में, मैंने फ्रेंड्स बताया था, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी किस में आएगा, इनफॉर्मल आएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा था, फॉर्मल, तो इसका सही आंसर क्या है, कोऑपरेटिव्स। और ध्यान रखिएगा और फॉर्मल में क्या है, बैंक होगा, क्या होगा, बैंक्स हो गए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने शायद कर लिया है, हु इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया, है ना। इंडिया में करेंसी जो है, नोट्स जो है कौन इशू करती है, जो नोट होती है, जो पैसा है वो कौन इशू करता है। आपने पढ़ा था करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द फाइनेंस कमीशन, क्या फाइनेंस कमीशन के द्वारा करेंसी नोट्स इशू किया जाता है, बिल्कुल नहीं, आपने पढ़ा है ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, जो नेशनल बैंक है वो इशू कर सकता है करेंसी को, नहीं, बिल्कुल गलत है। ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू करेंसी, यही कर सकती है ना। करेंसी इशू करने का अधिकार, पावर जो है किसके पास है, आरबीआई के पास है, कोई नेशनलाइज्ड बैंक के पास नहीं है ना, कोई फाइनेंस कमीशन के पास नहीं है। एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो है करेंसी को जो है इशू कर सकता है क्या, नहीं, कोई भी नहीं। आप कर सकते हो, करोगे तो कहाँ जाओगे, है ना, हथकड़ी लगेगी और जाओगे जेल में, है ना, फिर करते रहिएगा चक्की पिसिंग पिसिंग, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो करेंसी नोट्स कौन इशू करता है बाबू, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलेट्रल। बोला जा रहा है कि कोलेट्रल का सही मीनिंग यहाँ पे कौन सा है। बोला जा रहा है कि इट इज द सम टोटल ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम बैंक्स। देखिए बोला जा रहा है वो वह पैसा, ऑप्शन नंबर बी ए में बोला जा रहा है कि वह पैसा है जो, जिस पैसे को हम लोग कहाँ से लिए हैं, हम लोगों ने बैंक से लिया है लोन के रूप में, तो वो कोलेट्रल होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। द अमाउंट बोरोड फ्रॉम फ्रेंड्स, जो पैसा हम लोगों ने दोस्तों से लिया है वो कोलेट्रल होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, बी भी गलत। इट इज एन एसेट, हाँ ये आ गया, है ना, ये छिपा हुआ रहता है, छिपा रुस्तम है। इट इज एन एसेट ऑफ द बोरोवर्स यूज्ड एज गारंटी टू लेंडर। बोला जाए कि ये एसेट होता है, ये संपत्ति होती है, ये प्रॉपर्टी होती है ना, जो किसका होता है, वो एसेट बोरोवर्स का होता है। और उस एसेट का यूज जो है किस रूप में करते हैं, एक गारंटी के रूप में करते हैं कि ये गारंटी है कि हम आपको पैसा वापस कर देंगे, है ना। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है क्या वो कोलेट्रल है, बिल्कुल नहीं बाबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, है ना, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर सी, है ना। एसेट का मतलब क्या, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, एसेट होता है। और वो एसेट किसका होगा, वो संपत्ति किसका होगा, बोरोवर को होगा। और वो एसेट का यूज वो जो बोरोवर होगा, जो उधार लेने वाला होगा, वो किस रूप में करेगा, गारंटी के रूप में यूज करेगा कि हम आपको गारंटी देते हैं, देखिए हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है। वो पेपर देगा, कहेगा कि बाद में हम जो है इसी पेपर के माध्यम से जो है आपको पैसा लौटाएंगे, ये पेपर अपने पास रखिए, जब मैं पैसा वापस करूंगा आप मुझे वो पेपर लौटा देना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए फिर से आ गया, कौन, आरबीआई,
है ना। ये 2 से 3 बार आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन को क्या पलटा हुआ है, बस लैंग्वेज हल्का हल्का चेंज कर दिया है और बार बार यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो आपको जो है एमसीक्यू में 20 में 20 किसी भी हाल में लाना है। एक नंबर भी आपका एग्जाम में, बोर्ड पेपर में एक मार्क्स भी जो है आपका नहीं छूटना चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। हाँ, ये देखिएगा बोला जा रहा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन सा है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका 4 ऑप्शन है ना, पेपर नोट्स, गोल्ड, है ना, आपका सिल्वर, कॉपर। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन सा है, मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आधुनिक मुद्रा जिसको हम पैसे के रूप में यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, पेपर नोट, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर। देखो पैसे के रूप में हम लोग कर रहे हैं पेपर नोट। और देखो इसी क्वेश्चन को और आगे चेंज कर सकता है, पेपर नोट ऑप्शन बी में दे सकता है कॉइन भी, है ना। तो दोनों होगा, पेपर नोट्स और कॉइन दोनों होगा। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में हम लोग पेपर नोट्स को यूज कर रहे हैं, है ना, गोल्ड सिल्वर कॉपर को नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं आप लोग करोगे और बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोग अच्छा कर आओगे। और इसी तरीके से मेरा साथ आप देते रहें, आपके लिए मैं मेहनत करता रहूंगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।